चैनल आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप लोग के लिए बैच अवेलेबल हो गया है और आप लोग का जो थ्योरी का डेमो क्लास है वो भी आप लोग का मिलने वाला है। तो डेमो क्लास आप लोग देखिए, ठीक है। और साथ में अगर आप लोग को जो पोस्ट के लिए आप लोग का कोर्स लेना है उसको आप लोग प्रिपरेशन में रखिए। वैकेंसीज तो आना ही है लेकिन आप लोग का पहले से प्रिपरेशन होना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो कि मिनिमम कॉस्ट में आप लोग के लिए है। और अलग अलग टीचर आप लोग को वैरायटी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा, पहले आप लोग डेमो क्लास देख लीजिए आप लोग थ्योरी सिंगल फेज का। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर है जो वो हम लोग का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी आप लोग देख सकते हैं सिंगल फेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे आप लोग का मोटर होते हैं जो सिंगल फेज आप लोग का होते हैं, लेकिन हम लोग उसको या तो थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं या हम लोग टू फेज में कन्वर्ट करते हैं। और टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए देखो, थ्री फेज में देखो, पहले तो आप लोग जान लो कि सिंगल फेज जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल फेज ही होता है। जो आपके घरों में आता है वो सिंगल फेज आपके घर तक, यानी आप जो लेके आते हो सर्विस लाइन, वो सिंगल फेज ही होता है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी मोटर को अगर चलाते हो तो वो तो सिंगल फेज से नहीं चलता है, वो डबल फेज से ही चलता है कोई भी मोटर। तो हम लोग उसमें कुछ ऐसे चीज को डालते हैं जो कि वो टू फेज यानी स्प्लिट कर देता है, यानी दो फेज बना देता है। तो हम लोग बात करेंगे इंडक्शन के बारे में, यानी इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें हम लोग कैपेसिटर, जैसे कि आप लोग पंखा चलाते हो तो पंखा हम लोग तो फेज तो एक ही देते हैं, एक न्यूट्रल देते हैं, लेकिन वो दो फेज से काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं और वो कैपेसिटर क्या करता है, वो शिफ्ट कर देता है, यानी फेज को विभक्त यानी अलग कर देता है, दो फेज में बांट देता है। तो वो आप लोग का वहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो सर बोलेंगे 90 डिग्री क्या होता है? तो थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज 360 डिग्री होता है पूरा। 360 डिग्री को 3 से भागा दे दोगे तो आप लोग का 120, यानी आप लोग का 120 120 120 थ्री फेज में होता है डिग्री, ठीक है। तो कोण बनना चाहिए, जरूरी है। बिना कोण के आप लोग का रोटेटिंग जो होती है यानी प्रतीत होती है वो कि रोटेट करता है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोग का जो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो आप लोग का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र बनना चाहिए। तो हम लोग डिटेल में आप लोग को अभी समझा देंगे, तो उसमें कोई आप लोग का दिक्कत नहीं होगी। बट आप लोग को ये समझना है कि ये सिंगल फेज जो आप लोग का BHPCL की बात करें तो ये आप लोग का काम करेगा एग्जाम के पर्पज से। और इसमें ज़्यादा आप लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये बता दें कि इसमें कुछ भी आप लोग का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही सरल है। आप लोग को सिर्फ कुछ उपयोग कहाँ किया जाता है, किसका टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सब ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज़्यादा इंटरनली नहीं पूछा जाता। बट हम लोग ज़्यादा इंटरनली भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को बना सकते हो। तो चलो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है ये भी हम लोग पहले जानेंगे, तभी तो हम लोग आगे का कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंगल फेज आप लोग हेडिंग डाल दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। बाकी आई होप आप लोग जो भी सब्जेक्ट अभी तक किए हो उसको रिवीजन करते रहना, ये मत करना कि आप लोग भूल जाना सब। तो भूल जाओगे तो बहुत ही नुकसान आप लोग का हो जाएगा, तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट लेते हैं, मुख्य भाग जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पहले तो हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में पहले समझेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर मुख्य बिंदु को लिख लीजिएगा। यहाँ पर मुख्य बिंदु, तो मुख्य बिंदु है उसको समझना जरूरी है आपको, तभी तो आगे का कंस्ट्रक्शन आप लोग समझ पाओगे कि हाँ सिंगल फेज ऐसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर में तो जो भी मोटर आते हैं अगर, तो वो तो सिंगल फेज से चालू नहीं होते हैं। भले हम लोग देते हैं सिंगल फेज, लेकिन टू फेज में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट के मतलब होता है एक फेज को दो भागों में बांट देना और दोनों फेज हो जाता है, दो फेज हो जाता है। इसी को हम लोग एक फेज को स्लिप कर देते हैं और इसके बीच में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट डालते हैं या कुछ ऐसा वाइंडिंग कर देते हैं कि वो दो फेज में विभक्त यानी बढ़ जाता है। बस ये चीज है। तो यहाँ पर लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को लिखना है पहला कि सिंगल फेज
सिंगल फेज मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वयं चालू नहीं होती है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट स्टार्ट नहीं होती है, नहीं होती है। और ये BHPCL के लिए बहुत ही आप लोग का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो रोटेटिंग नहीं बनता है, क्या बनता है, पल्सेटिंग बन जाता है। ठीक है, सिंगल फेज अगर हम लोग देते हैं तो वो तो पल्सेटिंग अपना जैसे पल्सेटिंग ऐसे ऐसे बनाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय, अभी क्लियर आप लोग को हो जाएगा पूरा, चुंबकीय क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता नहीं बनाता है, और क्या बना देता है वो, संपादित यानी कि पल्सेटिंग प्रकार का प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक का होता है सिंगल फेज। इतना तो हम लोग समझ गए कि सिंगल फेज जो होता है वो चालू अपने से तो नहीं होता है, हम लोग चालू करने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट अलग से उसमें डालते हैं, और नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्यों नहीं होती है अगर पूछ लिया तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नहीं होती है। क्या होती है इसमें सिंगल फेज में, तो संपादित यानी पल्सेटिंग प्राकृतिक की होती है सिंगल फेज। इतना तो हम लोग समझ गए हैं, आगे हम लोग और समझेंगे इसमें कि पूरा डाउट खत्म हो जाए। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं होगा, तो टॉर्क इसमें नहीं होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्टार्टिंग बल आघूर्ण, यानी स्टार्टिंग टॉर्क को बल आघूर्ण कहा जाता है हिंदी में। बल आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी जीरो होता है, शून्य होता है। इतना हम लोग समझ गए, ये चीज क्लियर हो गया हम लोग का। फिर हम लोग आप क्लियर करेंगे इसको कि इसको हम लोग सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे। ये तो हम लोग को पता चल गया कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ पल्सेटिंग होता है। ये हम लोग ये भी क्लियर कर लिए। अब हम लोग ये भी क्लियर कर लिए कि सिंगल फेज जो होता है मोटर, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क का मान भी शून्य होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंगल फेज को हम लोग सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे। हम लोग बनाते हैं, हम लोग रहता नहीं है पहले से। और इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसे सेल्फ के मतलब अपने से काम करे। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को जो सिंगल फेज जो होता है सप्लाई, उसको हम लोग दो फेज में बदलते हैं, और अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको बदलते हैं, जो कि हम लोग इसमें देखेंगे पूरे मोटर में जो पढ़ेंगे हम लोग। इसको हम लोग थ्री फेज सप्लाई में विभक्त यानी कि बांटते हैं, है ना, विभक्त के मतलब विभक्त करते हैं। इतना आप लोग समझ गए कि जो होता है ये सिंगल फेज, इसको हम लोग थ्री फेज में बदलते हैं, और इसको विभक्त यानी अलग करते हैं, दो फेज, एक फेज को हम लोग थ्री फेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझने के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या
कि टू फेज जो होते हैं, हम लोग को टू फेज चाहिए। कोई भी मोटर जो सिंगल फेज होता है उसमें एक फेज चाहिए जो काम कर सके और 90 डिग्री का कोण बना सके। और वो अगर एक फेज के ज्यादा अगर दो फेज है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बन जाता है। आपको बता दें, आगे आपको एक फिगर के अनुसार आपको बताएंगे तो पूरा क्लियर भी हो जाएगा। इसमें लिखिए टू फेज सप्लाई प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राप्त करने के लिए स्टेटर पर दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है। लेकिन हम लोग अभी तक पता नहीं चला कौन कौन वाइंडिंग स्थापित की जाती है। भाई ये तो हम लोग लिख दिए, बोलोगे सर आप तो लिख दिए टू फेज सप्लाई प्रदान करने के लिए हम लोग वाइंडिंग करते हैं दो गो। तो हम लोग फिगर के अनुसार देखेंगे कौन कौन वाइंडिंग करते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अर्थात दोनों वाइंडिंग इसको लिखते चलिए साथ में, को क्या करते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री 90 यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं, तभी वहां पर क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और कैसे होगा वो अभी हम लोग देखेंगे फिगर में, तो पूरा क्लियर आप लोग को ये चीज हो जाएगा। फिर रिवीजन करोगे तो एक भी सिंगल फेज मोटर का क्वेश्चन आप लोग से मतलब आप लोग बनाकर ही आओगे, ये 100% हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को अच्छा से समझना होगा। इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग इसी में ही फिगर से पहले समझेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, मुख्य बिंदु है सिंगल फेज मोटर जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, ये क्लियर हमेशा रखिएगा। थ्री फेज जो होते हैं, जो हम लोग इसके बाद थ्री फेज पढ़ेंगे, थ्री फेज जो होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन और साथ में वो थ्री फेज है, तो उसमें हर फेज में 120 डिग्री का कोण बनता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत उच्च होता है। यहाँ पर हम लोग इस सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, जो कि अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं। कोई हम लोग स्लिप्ट करते हैं फेज को, वाइंडिंग स्थापित करते हैं, किसी में पोल में स्लॉट को थोड़ा काट देते हैं, उसमें हम लोग कुछ धातु लेते हैं और कुछ हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो सिंगल फेज क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती है, और संपादित यानी पल्सेटिंग प्रकार का होता है सिंगल फेज। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो मान शून्य होता है। स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेगा सिंगल फेज का, अगर ऑप्शन में आ गया तो सिर्फ शून्य लिखना है आपको आंसर में। इसमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग सिंगल फेज को थ्री फेज में विभक्त करते हैं। क्या करते हैं? विभक्त। फेज को हम लोग बांटते हैं, विभक्त यानी अलग अलग करते हैं। और टू फेज सप्लाई प्रदान करने के लिए हम लोग स्टेटर जो होता है वो स्थिर भाग होता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटर का जो भी नाम आएगा उसमें वो स्टेटर स्थिर भाग होगा। डिपेंड करता है उसमें कि वाइंडिंग अगर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग करेंगे तो उस मोटर का नाम दूसरा हो जाएगा। और हम लोग मुख्य वाइंडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं उसमें यानी मैग्नेटिक वाइंडिंग कर रहे हैं अगर बात किया जाए, तो आप लोग यानी फील्ड वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसका नाम, मोटर का नाम खाली अलग होता है। लेकिन स्टेटर हमेशा स्थिर भाग होगा और रोटर आप लोग का रोटेटिंग भाग होता है, जो घूमने वाला भाग होता है, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया। तो उसमें स्टेटर में ही हम लोग दो वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, अर्थात दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर आप लोग का फैन जो पंखा आपको है, जो छत के पंखे होते हैं, तो वहां पर देखोगे कि आपका स्टेटर में वाइंडिंग होता है
स्टेटर में 2 वाइंडिंग हम लोग करते हैं, और उसमें आप लोग अगर के बात करें तो वहां पर कैपेसिटर तो हम लोग यूज करते हैं। तो कैपेसिटर जो करते हैं वो परमानेंट कैपेसिटर होता है, तो वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क भी आप लोग का ज्यादा होगा। ऐसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको उतार लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिगर में समझते हैं। चलिए, इसी में ही उतारिएगा आप लोग। तो देखिए, आप लोग को मैं बता दूं, देखिए यहां पर देखना है कि मान लीजिए हम यहां पर एक वाइंडिंग ले रहे हैं। इस वाइंडिंग का नाम जो होता है, इस वाइंडिंग का नाम जो होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाइंडिंग जो होता है ये रनिंग वाइंडिंग होता है। ये वाइंडिंग जो हम कर रहे हैं ये रनिंग वाइंडिंग होता है, यानी कि ये आप लोग का अगर स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं होता है, स्टार्ट हम लोग वाइंडिंग करते हैं लेकिन ये हमेशा काम करेगा, चाहे वो स्टार्टिंग के समय हो या स्टार्टिंग को हटा देते हैं हम लोग तब भी ये काम करेगा, है ना। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, सॉरी, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है इसको, यानी मुख्य वाइंडिंग भी इसको कहते हैं। अब यहां पर जो होता है, यहां पर वाइंडिंग होता है और इसको हम लोग यहां से जोड़ देंगे, ठीक है, इतना आपको समझना है। और इसका नाम जो होता है, यहां पर हम लोग सिंगल फेज देते हैं, सप्लाई हम लोग जो देते हैं ना, यहीं से हम लोग सिंगल फेज देते हैं, याद रखिएगा, सिंगल फेज सप्लाई हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंगल फेज सप्लाई, और ये जो हम बनाते हैं ना, ये सिंबल है, क्या है, सिंबल है, ये सिंगल फेज का। तो इसलिए आप लोग को अगर क्वेश्चन में भी आ गया तो आप लोग टिक आउट मार सकते हैं। इसका नाम क्या है, ये नाम हम लोग जानेंगे। पहले तो क्या जानेंगे कि ये जो होता है वाइंडिंग, इसका नाम होता है रनिंग वाइंडिंग, यानी कि रनिंग वाइंडिंग। तो हम लोग को ये पता चला रनिंग का मतलब मुख्य वाइंडिंग, ठीक है। अगर ये वाइंडिंग हम लोग का स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट करने के लिए ये हम लोग वाइंडिंग क्यों करते हैं स्टेटर में, और यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग तो होता है लेकिन अलग से एक और वाइंडिंग करते हैं। क्यों हम लोग करते हैं कि 2 फेज हम लोग को बनाना है, तो 2 फेज बनाने के लिए कौन भी चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है, साथ में हम लोग का 90 डिग्री भी होना चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होना चाहिए। एक फेज को हम लोग 2 फेज में स्प्लिट यानी विभक्त भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर में ही एक वाइंडिंग करते हैं। इस वाइंडिंग का नाम जो होता है, ये तो हम लोग का मुख्य वाइंडिंग है, ये तो हमेशा रहेगा। और ये रनिंग वाइंडिंग में कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी आप लोग का वाइंडिंग मोटर हो सिंगल फेज, लेकिन इसमें कुछ भी हम लोग इक्विपमेंट नहीं लगाते, कोई भी चीज नहीं लगाते, ये सिर्फ रनिंग वाइंडिंग ही चलता है स्टार्ट करने से पहले, यानी स्टार्ट हम जब कर रहे हैं और स्टार्ट करने के बाद भी काम करता है, और इसमें कोई भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। याद रखिएगा ये चीज, जो भी करते हैं हम लोग इस वाइंडिंग, यानी हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो इसको वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो हम लोग को पता चला कि हम लोग एक वाइंडिंग स्थापित की स्टेटर में, और एक सेकेंड स्टेटर में हम लोग वाइंडिंग किए, तो 2 वाइंडिंग हो गया, और उसके बीच जो कोण बनता है वो कोण 90 डिग्री का कोण बन गया हमारा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 90 डिग्री का कोण हम लोग का
अब हम लोग का 90 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पर सॉरी, तो ये आप लोग का 90 डिग्री का कोण क्या है, बन गया। तो हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। तो अब आप लोग को पता चला कि अब यहाँ पर 90 डिग्री बना। अगर हम लोग का सिंग इसमें नहीं रहता ये वाइंडिंग, तो 90 डिग्री नहीं बनता। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि ये 90 डिग्री आप लोग का कोण बन गया, और इसी कोण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का उत्पन्न भी होने लगेगा। इतना हो गया, ये चीज क्लियर हो गया आप लोग का। अब इसमें मुख्य पार्ट की बात करें, अगर कोई आपको बोल दिया, ठीक है, इसमें कोई बोल दिया कि कला अंतर यानी फेज जो डिफरेंस होता है वो कैसे निकालेंगे या कैसे पता करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कला अंतर इसको कहा जाता है हिंदी में, और फेज सीक्वेंस या फेज डिफरेंस भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर लिखेंगे कला अंतर, कला अंतर। तो यहाँ पर कला अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू फेज की बात करें तो हम लोग का तो ये पता चला दो फेज में 90 डिग्री बना। तो हम लोग लिख लेंगे टू फेज में कितना बना, 90 डिग्री का कोण बना। एक मिनट, टू फेज का बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन कोई आपको बोल दिया या आपको पता नहीं हो या उस टाइम ब्लैंक हो गया एग्जाम के समय की, याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री याद रखिएगा। तो 360 डिग्री आप लोग का याद रखना होगा। अगर थ्री फेज की बात कर लेगा तो यहाँ पर थ्री फेज बराबर हम लोग को पता नहीं कि कितना डिग्री बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 बट्टा पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख दिए। ये हम लोग को पता चला। तो प्रति फेज कितना डिग्री बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एकम 1 हो गया, 3 एकम 1 हुआ ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, पहाड़ा पड़िएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये 0 का 0 लिखा जाएगा। तो हम लोग को पता, इसको काटते हैं तो 100 क्या हुआ, 100 क्या हुआ, 120 डिग्री हम लोग का कोण बना प्रति फेज, यानी तीन फेज का हर हर कोण क्या बना, 120 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पर देखो कोण आप लोग का, ये भी आप लोग का 120 डिग्री थ्री फेज का, ये भी 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का। तो आप लोग का करोगे यहाँ पर कितना आएगा, 120 120 120, 360 डिग्री आ गया आप लोग का। आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया कि 360 डिग्री भी आ गया, और हर फेज में 120 डिग्री का आप लोग का कोण बन रहा है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। सेकेंड हम लोग बात कर लेंगे, फोर फेज की बात करेंगे। तो फोर फेज में क्या होगा, फोर लिखिएगा और फेज लिख दीजिएगा, और निकालना हो कि प्रति फेज में कितना कोण बनेगा वहां पर। तो 360 डिग्री लिख देना है सिंपली, ठीक है, और 4 लिख दीजिएगा। अगर आप लोग पढ़िएगा 4 का पहाड़ा तो आप लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर भी आप लोग का 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी हम लोग कहेंगे कि फोर यानी 4 फेज में प्रति फेज का 90 डिग्री का कोण बनता है। बस इतना ही आप लोग का करना है। इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक नोट में लिख लीजिएगा, दो यानी कि दो क्या, तो यहाँ लिखिएगा दो से अधिक दो से अधिक फेजों के लिए हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग 360 बटा पे फेजों की संख्या, फेजों की संख्या फेजों की संख्या निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लिए भी हैं। ऐसे मैं बता दूं कि अगर दो फेज का, तो आपको सिंपली आप लोग को पता है कि हम लोग अभी विभक्त किए तो 90 डिग्री आ गया। दो फेज की बात करेंगे, बनाए हम लोग। लेकिन अगर दो फेज से ज्यादा आ गया, आप लोग को याद नहीं है, तो हम लोग दो फेज से अधिक की बात करेगा। जब भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पर 360 बटा पे जितना फेज है वो लिख देना, उसका भागा कर दोगे तो प्रति फेज आप लोग का आ जाएगा। इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कौन कौन मोटर हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे।
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम और एक्सप्लेनेशन होगा, ये तो सिर्फ थोड़ा सा टेलर था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज हम लोग कौन कौन मोटर होते हैं ये हम लोग देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर में कौन कौन मोटर होते हैं, और आप लोग को ये पता होना चाहिए। सिंगल फेज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन मोटर होते हैं, तो ये हम लोग को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंगल फेज मोटर कौन कौन होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे सिंगल फेज मोटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर साथ में हम इंग्लिश में भी लिख देंगे जिससे कि परेशानी आप लोग को ना हो, कुछ कुछ आप लोग का अलग से भी नाम पूछ देता है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं स्प्लिट। पहले हम लोग स्प्लिट प्रकार का जो मोटर था वो हम लोग यूज करते थे, लेकिन हम लोग अपग्रेड कर दिए, फिर कैपेसिटर आ गया और वो कैपेसिटर क्या किया और पावर फैक्टर और टॉर्क को बढ़ा दिया। इसमें टॉर्क और जो पावर फैक्टर है वो कम रहता था स्प्लिट में। ठीक है, तो स्प्लिट स्प्लिट फेज मोटर ये हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्प्लिट फेज मोटर हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, यानी कि इंडक्शन जो होता है कैपेसिटर मोटर। तो कैपेसिटर कैपेसिटर मोटर, तो कैपेसिटर मोटर में भी 3 प्रकार के मोटर होते हैं। कौन कौन मोटर होते हैं ये भी जानकारी आप लोग को होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग लेंगे जो वो कैपेसिटर स्टार्ट कहाँ यूज करते हैं ये चीज मतलब होना चाहिए। कैसे वर्किंग कर रहा है ये तो आपको पता है, ठीक है, बट जो काम का है वो हम लोग ज्यादा प्रिफरेंस लेंगे कि एग्जाम का आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे, ऐसे तैयारी करना है। ज्ञान के लिए तैयारी मत कीजिएगा, बाकी आप लोग का जॉब के बाद भी आप लोग ज्ञान ले सकते हैं ना। इसका नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट स्टार्ट मोटर। चलो इतना पता चल गया हम लोग का। सेकंड क्या नाम होता है, सेकंड होता है अस्थाई, इसी को हम लोग रनिंग भी कहते हैं, सिर्फ अस्थाई, क्या कि हमेशा ये इसको बदला नहीं जाता है ना। तो कैपेसिटर पंखा में आप लोग लगाते हो तो हटाते हो, फिर जब खराब होता है तभी हटाते हो, तो वही है कैपेसिटर, यानी रनिंग होता है इसका नाम। इसको परमानेंट भी कहते हैं और रनिंग भी कहा जाता है, परमानेंट मेंट मोटर। ठीक है, और जो लास्ट होता है, लास्ट का देख ले तो क्या होता है कैपेसिटर। देखो लास्ट जो होता है ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों एक मोटर में कोई मोटर है, आई दोनों काम कर रहा है, यानी जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी लगा है और उसमें अस्थाई कैपेसिटर भी लगा है, तो दोनों अगर लग जाता है दोनों चीज तो वो अपना दूसरा मोटर हो गया, उसका नाम भी मोटर का दूसरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या हम लोग अस्थाई मोटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कैपेसिटर कैपेसिटर ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर क्या रन मोटर। तो यहाँ पर इंग्लिश में ये लिखा है और ये आप लोग का रन का तो रन हो जाता है, रन RUN लिख दीजिएगा बस। तो ये इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर रन मोटर कहा जाता है, या इसको कोमा भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है, तथा भी नहीं जरूरी है, ये हटा देते हैं।
यहाँ लिख दे, ठीक है बस। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेटेड पोल मोटर होता है। और ये जो है आपका स्टार मार दे रहे हैं 3, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेटेड, तो आप लोग को पता चल रहा होगा सेटेड पोल यानी पोल में कुछ खिलवाड़ी हम लोग कर रहे हैं फेज को स्प्लिट करने के लिए, तभी यहाँ पर पोल का नाम दे रहा है। तो यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा सेटेड पोल मोटर, है ना। तो कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर नाम ले रहा है तो नाम से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ कर रहा होगा। तो सेटेड, SHADED, सेटेड पोल मोटर। सेकेंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोग का यूनिवर्सल मोटर और प्रतिकर्षण मोटर, जिसके रिपल्सन होता है, ये दोनों ही वर्किंग डीसी प्रकार का जैसे मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है, उसी प्रकार का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डीसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कि आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो होगा एक यूनिवर्सल पढ़ेंगे हम लोग, यूनिवर्सल, यानी कि यही एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोग का BHPSL में, ICA वाले स्टूडेंट सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर। सेकेंड आप लोग का यहाँ पर और भी है जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिकर्षण को हम लोग प्रतिकर्षण मोटर, जो कि हम लोग इसको कहते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, रिपल्सन। इसमें भी कुछ 3 और होते हैं मोटर जो कि पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग का यहाँ पर पढ़ना है सिंक्रोनस मोटर जो होता है, सिंक्रोनस मोटर हम लोग का 3 फेज में भी पढ़ना है, ठीक है। और ये मतलब सॉरी, एक सिंक्रोनस मोटर का अलग चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप लोग अच्छा से समझ जाओगे, तो ये भी समझ जाओगे अगर इसमें कोई दिक्कत होता है। कोर्स लेने के लिए पहले प्ले स्टोर में आना होगा। उसके बाद आप लोगों को प्ले स्टोर खुलने के बाद सर्च करना होगा इन्फिनाइट एजुकेशन सक्सेस पॉइंट, और इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं आ जाएगा। देखिए ये वाला आप लोग का इन्फिनाइट एजुकेशन यहाँ पर आ गया है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप लोग ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा कोर्स। जो भी बैच आप लोग को लेना है वो आप लोग ले सकते हैं बिजली विभाग के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को जाना है नीचे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो पेड कोर्स आप लोग का यहाँ पर दिया होगा, और जो कोर्स चाहिए असिस्टेंट का तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेड कोर्स के नाम से एक होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर आप लोग का 2 ऑप्शन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर माई पैकेज पर और आप लोग का ऑल पैकेज। तो ऑल पैकेज पर आप लोग को क्लिक करना है। ऑल पैकेज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का कोर्स खुल जाएगा। अलग अलग कोर्स है जो कि सफलता बैच के नाम से असिस्टेंट कोर्स है, इसमें कलर का आप लोग का मिलने वाला है। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। फिर आप लोग का सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और ITI के लिए भी पूरा नॉन टेक्निकल का कोर्स भी है इसमें। अगर टेक्निकल का चाहिए ओनली तो टेक्निकल का भी ओनली मिलने वाला है। अगर दोनों चाहिए आप लोग को तो दोनों बैच आप लोग का एक साथ भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग इस पर क्लिक भी कर सकते हैं और आप लोग का वीडियो कोर्स चालू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करके आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो कोर्स अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। माई पैकेज में जाना है आप लोग को, यहाँ पर इस पे आप लोग का बाई ऑनलाइन करना है और मोबाइल नंबर डाल दें। होता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें आप लोग का 2 प्रकार का होता है, एक हिस्टैरिसीस होता है और आप लोग का एक क्या होता है हिस्टैरिसीस, एक होता है रिलेक्टेंस होता है। और आप लोग का ये है ना स्थिर जो होता है, यानी कोई भी लोड, यानी लोड बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी स्थिति पर कायम है, यानी अपना जो काम कर रहा है स्पीड में वो अपना काम करते रहेगा, उससे लोड से कोई मतलब नहीं होता, वो उसी को हम लोग कहते हैं जो स्थिर होता है लोड में भी, उसको हम लोग सिंक्रोनस कहते हैं ना। तो ये सिंक्रोनस मोटर हो जाता है। तो इसमें आप लोग का पहला आएगा हिस्टैरिसीस। सिंक्रोनस में आपका आएगा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर में 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट है यहाँ पर जो गति जो नियत होती है ना, गति
सिंक्रोनस गति जो होती है वो नियत होती है, यानी अपनी गति से वो कायम हटता नहीं है। इस वोल्टेज बढ़ या घट उससे कोई फर्क नहीं है इसको, है ना, मतलब अपने मौज में रहता है, किसी से मतलब नहीं है इसको। हिस्ट्रेसिस मोटर होता है सिंक्रोनस मोटर में भी, एक और होता है हिस्ट्रेसिस जो कि लॉस होता है, उसी लॉस से हम लोग एक हिस्ट्रेसिस मोटर बना दिए कि जो मोटर लॉस को कायल हम लॉस को बर्बाद करें, मोटर बना दिए हम लोग, है ना। हिस्ट्रेसिस HYSTERESS ना SIS मोटर, मोटर। और एक सेकेंड होता है प्रतिष्ठम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिष्ठम रिलेक्टेंस मोटर, प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम मोटर जो कि होता है रिलेक्टेंस। चलिए तो यहाँ पर लिख देते भी हम, इनकी गति लोड पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। चलिए इसको लिखिए, दो मोटर और बचा है तो इसी में ही लिख दें, जगह तो है, देखें आ जाएगा। देखिए यहाँ इसी में ही हम अलग से लिख देते हैं, दो मोटर का नाम इसी में ही लिखा जाएगा। स्टेपर, ये रिबोट में हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जैसे ऐसे चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, यानी एक एक स्टेप पर चल रहा हो, देखिए चल रहा है तो रिबोट देखे होगे स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसी को हम लोग स्टेपर मोटर कहते हैं, बस स्टेपर मोटर, ठीक है। और उसके बाद होता है स्लिप रिंग, जो स्लिप लगा देते हैं, स्लिप रिंग मोटर। खास नहीं है, इसमें से क्वेश्चन उतना नहीं आता, फिर भी आप लोग को पढ़ लेना है कि आ गया तो क्या करोगे। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग जो हेडिंग डालेंगे स्लिप्ट फेज, यानी स्लिप्ट फेज पहले हम लोग प्रयोग कर देते हैं, अभी भी कहीं में भी किया जाता है। और उसके बाद हम लोग इसको ना पावर फैक्टर और टॉर्क कम रहता था तो हम लोग क्या कर दिए कैपेसिटर में ही, ये कैपेसिटर का ही प्रकार है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग का नहीं दिया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो आप लोग क्या मारोगे स्लिप्ट फेज, यानी कैपेसिटर का अगर नहीं देता है ऑप्शन में तब। इसको उतारिए पहले और इस पे हम लोग हेडिंग लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है इसको मान लेते हैं ठीक, यूनिवर्सल सेटेड पर मोटर। और इसके बाद आप लोग का कौन है, हाँ ये, तो ये और ये और ये, यानी स्लिप्ट फेज, कैपेसिटर मोटर के प्रकार, सेटेड पोल, यूनिवर्सल और सिंक्रोनस, ये जो है ना जो टिक मारे हैं वो आप लोग को बहुत अच्छा से आना चाहिए, बाकी भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब मत भूलना, क्वेश्चन इसी पर ही आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी उतार लीजिएगा आप लोग, और स्लिप्ट फेज मोटर का हेडिंग डालिए। तो यहाँ पर हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो स्लिप्ट फेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्लिप्ट फेज मोटर कैसे काम करता है, कैसे स्प्लिट करते हैं फेज को, कितना डिग्री पर होता है, ये तो आपको पता कर दिए। दो इसमें आप लोग का सिंगल सॉरी स्लिप्ट फेज मोटर, और इसको हम लोग स्लिप्ट
स्लिप फेज मोटर। चलिए अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसका कुछ अलग से नाम भी होता है, दूसरा नाम होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो चलिए इसका नाम क्या हो, सेकंड नाम पहले हम लोग जान लेंगे। इसका सेकंड नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, यानी अन्य नाम यानी दूसरा नाम कोई होगा तो इसका नाम होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध स्टार्ट मोटर। और इंग्लिश में बोला जाए तो इसका नाम होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन रन मोटर, रन मोटर, ठीक है। ये तो जान के हम लोग इसका फेज को विभक्त करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फेज विभक्त मोटर नाम होता है, विभक्त मोटर, ठीक है। फेज विभक्त कर सकते हैं या प्रतिरोध स्टार्ट मोटर या स्प्लिट फेज मोटर, यानी कि स्प्लिट यानी फेज विभक्त कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें फिगर पहले बनाएंगे हम लोग, गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। समझना है सिर्फ पहले पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ले लेते हैं क्या, एक हम फिगर बनाते हैं और अभी हम समझाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग ले लिए हम लोग, और यहाँ पर हम लोग रनिंग वाइंडिंग ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग ये हम लोग क्या लगाए, एक स्विच लगाए, और स्विच का क्या काम है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज की बात कर रहा है, तो सिंगल फेज हम लोग सप्लाई देंगे। यहाँ पर सप्लाई हम लोग कहाँ देते हैं, यहाँ पर हम लोग रनिंग पे दे देते हैं सप्लाई। और इस जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम हम लोग क्या बोले थे कि इस वाइंडिंग का नाम हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये आपका रनिंग वाइंडिंग होता है, यानी कि मुख्य वाइंडिंग में आप लोग इसको कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं रनिंग या मुख्य, है ना, या मुख्य वाइंडिंग होता है। ये हम लोग को पता चला कि इसमें रनिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग इसको कहा जाता है, ये हम लोग को समझ में आ गया। और इसमें हम लोग बात करेंगे, ये जो होता है सिंगल फेज, हम बताएं ये सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा होता है। याद रखिएगा कि ये सप्लाई से, सिंगल फेज सप्लाई जो देते हैं वो रनिंग से, सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते, जो भी छेड़छाड़ करेंगे ये वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग यानी एक्सिलरी वाइंडिंग में ही छेड़छाड़ जो भी लगाना है यहीं पर लगाएंगे। ये हम लोग का क्लियर हो गया। इसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग कहते हैं। और ये सप्लाई से क्या होता है, सीधा कनेक्टेड होता है। तो लिखेंगे सप्लाई से सीधे, सप्लाई से सीधे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो लिख लीजिएगा सीधे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं, हो गया। अब आते हैं इसमें क्या होता है, आप देखो यहाँ पर कोई भी तार में हम बताए थे आपको, जब ये तार होता है इसे घूम के जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस का तो मान होता है, लेकिन इसमें इंडक्टर का गुण भी हो जाता है।
अब मोटा तार लोगे तो उसमें इंडक्टर का गुण ज्यादा होता है, तो इसमें हम लोग जो लेते हैं इंडक्टर का गुण होता है इसमें ज्यादा, उसको हम लोग कहते हैं प्रेरक। और इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, आप लोग वाइंडिंग भी देख सकते हो, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम है यहाँ पर, लेकिन देख रहे हो रेजिस्टेंस का मान है, इसलिए दर्शाए भी हमको रेजिस्टेंस। और यहाँ पर भी आप लोग का वाइंडिंग किया है, लेकिन इसमें इंडक्टर का गुण कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, प्रेरकता यानी इंडक्टर का गुण जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इंडक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी उच्च, यानी कि यहाँ पर हाई इंडक्टर होता है, यानी कि उच्च प्रेरकता हम लोग लिख सकते हैं कि उच्च क्या होता है, उच्च प्रेरकता होता है, जो कि इंडक्टर इंग्लिश में कहा जाता है प्रेरकत्व वाली होती है, जो गुण होता है ना होती है। ये लिख लिया हम लोग, इतना हम लोग को क्लियर आ गया। ये रनिंग वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग होती है, इसको सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, उच्च प्रेरकता यानी इंडक्टर का गुण ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं, अगर ज्यादा इंडक्टर है रेजिस्टेंस कम है और इसको रनिंग यानी मुख्य वाइंडिंग, तो हम लोग मुख्य वाइंडिंग को हम लोग एम से डिनोट कर सकते हैं। मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग, मेन को भी हम लोग मेन करते हैं, मेन वाइंडिंग इसको कहा जाता है मुख्य के मतलब। तो हम लोग क्या लिख देते हैं इसको कि यहाँ पर एम, एम एक्स लिखने का मतलब कि मेन, आप लोग का क्या हो गया मुख्य इंडक्टर, ठीक है। और इसमें आप लोग का क्या हो गया मेन रेजिस्टेंस यानी मुख्य रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस हो गया इसमें, और इसमें इंडक्टर का गुण है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ज्यादा कौन है इंडक्टर, तो हम लोग लिखेंगे कि इंडक्टर जो है वो ज्यादा है किससे कंपेयर, रेजिस्टेंस के। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग का ये पता चला क्या कि एक से कम होता है, यस। तो यहाँ पर आर एम बटा पे लिखोगे एक्स एम, यानी कि मुख्य इंडक्टर है ना, यानी मेन रेजिस्टेंस बटा पे मुख्य रेजिस्टेंस बटा पे मुख्य इंडक्टर बराबर क्या होगा, वन ही ना आएगा। अगर रेजिस्टेंस का मान एक है और इसका मान इंडक्टर का मान दो है, तो ये पॉइंट ही में ना आएगा, एक से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एक से कम रहता है किसका, रनिंग वाइंडिंग का, है ना मान, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज तो हम लोग समझिए। अब इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। और इस पर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे इस पे, है ना। तो चलिए हम लोग अब इस पर समझते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, तो डिनोट हम लोग ए से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए यानी एक्सिलरी इंडक्टर है ये, ठीक है इंडक्टर। और यहाँ पर आर जो है थोड़ा आपको यहाँ से दिखेगा, आर ए यानी कि एक्सिलरी रेजिस्टेंस, और एक्सिलरी इंडक्टर यानी प्रेरकता, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का गुण ज्यादा होता है, इंडक्टर का गुण कम होता है। तो ये जो होगा इसकी बात करते हैं, ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये स्टार्टिंग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, या एक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, या सहायक वाइंडिंग जो सहायता प्रदान करता है चलाने के लिए, टॉर्क प्रदान करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी। या आप लोग स्टार्टिंग यानी स्टार्ट कर रहा है किसी मोटर को, या सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें क्या, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग या हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग, एक्सिलरी या सहायक वाइंडिंग।
इसी में लिख दिए स्टार्टिंग कहते हैं, ऑक्सिलरी कहते हैं या सहायक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इतना आप तो समझ लीजिएगा, इतना हो गया। और यह जो होता है यहाँ पर देखो एक स्विच होता है, इस स्विच का काम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले स्विच पर आ जाते हैं, इस पहले स्विच को समझ लीजिएगा तब यहाँ पर आगे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इस स्विच का काम होता है, इस स्विच का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसको हम लोग अपकेंद्रीय स्विच कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, अब केंद्रीय। तो हम लोग लिखेंगे अब केंद्रीय, केंद्रीय स्विच, स्विच। ठीक है, अब केंद्रीय स्विच कहते हैं। और इसको जब क्या होता है ये बता देते हैं, जब ये मोटर जो होते हैं वो 75% या 80% स्पीड पकड़ लेता है, घूमने लगता है, 75% घूमने लगता है या 80%, तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। किससे? स्टार्टिंग वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये अपना काम करने लगता है। ये सिर्फ सहायता प्रदान करता है चलाने का, बस बाकी काम ये करता है। चलाने के बाद जो 80% 70% जो स्पीड पकड़ लेता है, फिर इसका काम होता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है। फिर ये सिर्फ स्टार्ट हम लोग जब करते हैं तब इसका काम होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो अब केंद्रीय स्विच हम लोग लगाते हैं जब 75% या 80% स्पीड पकड़ लेता है मोटर का या घूमने लगता है, तो वो अब केंद्रीय स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर ये वर्क अपना काम करने लगता है सुचारू रूप से। तो यहाँ पर लिखेंगे मोटर जब मोटर की गति जब मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% हो जाए या 80% हो जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से पृथक यानी अलग कर दिया जाता है, कर देता है। ठीक है, और इंग्लिश में लिख देते हैं इसको हम लोग CENTRIFUG, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय स्विच का काम होता है कि जब मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस यानी अपनी स्थिति यानी अपना स्टेबिलिटी बना लेता है, मोटर की स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड स्थिर होता है, नियत गति पर हो जाता है, यानी नियत गति पर चलने लगता है, तो ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपकेंद्रीय स्विच का काम यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि या अब केंद्रीय अब केंद्रीय स्विच जो होता है किसके साथ लगा होता है, के सप्लाई से जुड़ी होती है, रहती है। और यहाँ पर देखो मैंने बताया यहाँ पर इंडक्टर कुछ होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन यहाँ की बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है यानी एक्सिलरी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इंडक्टर का गुण जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि RA यानी एक्सिलरी वाइंडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू एक्सिलरी इंडक्टेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे XA छोटा होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि RA बड़ा होता है XA से। तो यहाँ पर लिखिएगा कि एक से बड़ा होता है, कि यहाँ तो एक से छोटा होता है ये, लेकिन यहाँ एक से बड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिएगा।
और एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूला का पूछ लेता है तो नोट में यही इसी में ही लिखिएगा नोट करके कि आर ए बटा पे एक्स ए बड़ा होता है किससे, आर एम एक्स एम से। तो ये देखिए ये तो बड़ा है ना, आर ए बटा पे एक्स ए, यानी एक्सिलरी रेजिस्टेंस और बटा पे एक्सिलरी इंडक्टेंस बड़ा होता है कंपेयर टू रनिंग वाइंडिंग के। तो यहाँ पर लिखे है रनिंग वाइंडिंग का फार्मूला, तो ये आप लोग का लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोट में। और यहाँ पर आप लोग को एक बता, यहाँ पर रोटर होता है, ये रोटर घूमता है, तो ये रोटर बना देते हैं। ये रोटर जो प्रयोग करते हैं, रोटर लिख देते हैं, रोटर। आइए इस रोटर का नाम क्या होता है, स्क्वायरल के रोटर प्रयोग करते हैं, तो लिखिएगा स्क्वायरल, स्क्वायरल केज रोटर। चलिए इसको लिखिए आप लोग जल्द से जल्द। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेना, 90 डिग्री। बस इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग कुछ इसका वर्किंग प्रोसेस यानी वर्क कैसे करता है, यानी कार्य सिस्टम भी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको पहले से एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ये स्प्लिट करना हम लोग का फेज में, एक फेज को दो फेज में विभक्त करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तभी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसका नाम जो होता है स्प्लिट का प्रतिरोध स्टार्ट मोटर, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस में स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वही नाम लिखिए कि प्रतिरोध स्टार्ट मोटर, ठीक है, या फेज विभक्त भी कहते हैं। यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग होता है, जो कि आप लोग का मुख्य रनिंग वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग करते हैं, और इसमें सप्लाई से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और उच्च प्रेरकता होता है। इसमें जो गुण होता है ना वाइंडिंग में, तो उच्च प्रेरकता होता है, रेजिस्टेंस इसकी कम होती है, तो यहाँ पर वही लिखे उच्च प्रेरकता वाली वाइंडिंग होती है। और इसमें है ना इंडक्टर का गुण ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इंडक्टर, और यहाँ पर लिखें ग्रेटर कितना हो गया इसका, आर एम, यानी कि इसका मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, तो यहाँ पर ये चीज लिखे हैं। और यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो एक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कहते हैं, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इंडक्टर का गुण कम होता है, तो यहाँ लिखे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज लिखे हैं। और यह अपकेंद्रीय स्विच के सप्लाई से जुड़ा होता है, ठीक है, ये नहीं देख सकते हैं, अपकेंद्रीय स्विच के सप्लाई से ये जुड़ा है और ये सीरीज में जुड़ा होता है। अपकेंद्रीय स्विच अगर पूछ लिया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है कैसे स्विच, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो सीरीज में जुड़ा होता है। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, जब मोटर की गति जो सिंक्रोनस गति यानी कि एक स्थिर प्रदान कर देता है, सिंक्रोनस स्पीड का मतलब कि नियत गति हो जाती है, वो अगर स्पीड प्रदान कर लेता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से अलग कर देता है, इसको अलग कर देता है ऑटोमेटिक। बस इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग कुछ ना फिगर से बताएंगे कि कैसे आप लोग का ये काम करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर आपको समझने वाला चीज है सिर्फ, ठीक है ना, कैसे वर्क यानी कार्य प्रणाली क्या होती है इसकी, तो इसी में लिखिएगा कार्य प्रणाली यानी सिस्टम। तो देखो यहाँ पर आप लोग, इससे पहले आप लोग को क्या करना होगा, पहले आप लोग को यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, और ये इसका स्केच मैं दूसरा ले लेता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छा समझ में आए। पहले देखो हम लोग यहाँ पर करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको गुण को समझेंगे।